श्री शकील अहमद साहब से भी आग्रह है और फुरकान अहमद साहब उन्हें मंच पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। एक गाड़ी अंदर आ गई भाई, काहे परेशान हो अंदर। वही तो हमारे यहाँ इटावा में दिखाई दे रहा है। हम आज उनसे सुनेंगे, उनके हाथों से हमारे पुत्रों को सम्मानित करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और वे हमारे बीच में पधार चुके हैं और वे सभा मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। समय की व्यस्तता को देखते हुए नीति के महासचिव प्रदीप कुमार जी से आगे रहूंगा तो उन्हें मंच तक लाने का कष्ट करें। पीछे से हट जाए हमारे मुख्य अतिथि कहाँ से हट जाए यार, तो मंच तक लाने का कष्ट करें। ये हम सबका सौभाग्य है कि वे हमारे बीच पधार चुके हैं। हिंदी के एक बड़े समागम में हम न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी का देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। मैं आदरणीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब से भी हमारा आग्रह है कि मंच पर आ जाएं। यह उनका अपना घर है और मैं चाहता हूं कि वे आप सबसे आग्रह है कि तुरंत अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे आज के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हमारे बीच पधार चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और इटावा हिंदी सेवा निधि परिवार के एक बहुत अभिन्न अंग न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हैं और मैं चाहूँगा कि हम लोग जिनकी प्रतीक्षा में इस आयोजन के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं अपने मुख्य अतिथि हमारे आज के सम्मानित न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वे भी मंच पर आए और अब मैं महासचिव प्रदीप कुमार जी से, आदरणीय दिलीप कुमार जी से और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को और समारोह अध्यक्ष को वाम देवी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करो। ये ज्ञान के अधिष्ठात्री महाशारदे के चित्र पर ये मूर्ति पर माल्यार्पण और उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। यह दीपक है हमारी सकारात्मकता का, हमारी रचनात्मक चिंतन का। यह है हमारी सक्रियता का, जिसे प्रज्वलित कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी और हमारे समारोह अध्यक्ष श्रद्धेय वसीम बरेलवी साहब, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी, यह
न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्ता जी ने जो परंपराएं हमें दी हैं, हम उसका ईमानदारी से पालन का प्रयास करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि दक्ष स्थिति में खड़े हो जाएं ताकि वंदे मातरम हम लोग यहाँ पर उसका पालन कर सकें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्, शस्य श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। और इसके बाद हम सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिस भाषा का ये उत्सव है, जिस साहित्य की अभिव्यक्ति की संकल्प का ये आयोजन है, उस हिंदी वंदना के लिए मैं इन बच्चों से आह्वान करूँ। वंशिका पांडे ने, फिलोरिश वर्मा ने, खुशी यादव, सलोनी कुशवाहा। हिंदी के गुण गाए आओ, हिंदी अपनाए, आज भाषा पर बल बल जाए, वंदन कर मन से अपनाए, निज भाषा पर बल बल जाए, वंदन कर मन से हिंदी के गुण गाए आओ। हिंदी के गुण गाए आओ, हिंदी अपनाए। का है, सुंदर का है। सर थोड़ा साइड से ही रहना। नीचे करो मोबाइल। मैं इटावा के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश श्रीवास्तव को आह्वान कर रहा हूँ वे आए और समारोह अध्यक्ष वसीम बरेलवी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं अपने जनपद के कर्मठ जिलाधिकारी श्री सुभ्रांत कुमार शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री प्रवीण कुमार एडवोकेट से हमारा आग्रह है कि न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजेश गुप्ता एडवोकेट से हमारा आग्रह है कि न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह जी जो प्रशासनिक न्यायाधीश हैं इटावा के, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजकुमार गुप्ता एडवोकेट से हमारा आग्रह है कि हमारे जनवाही सम्मान से अलंकृत आदरणीय सोहेन शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अरिंदम नंदी से हमारा आग्रह है कि वे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अहमद प्रधानाचार्य इस्लामी इंटर कॉलेज इटावा से हमारा आग्रह है कि वे डॉक्टर पवन अग्रवाल विभागाध्यक्ष हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय, जिन्हें आज हम गंगदेव सम्मान से अलंकृत कर रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री गुफरान अहमद प्रधानाचार्य इस्लामी इंटर कॉलेज इटावा। डॉक्टर विनीत राज से हमारा आग्रह है, डॉक्टर विनीत राज वे श्री संजीव कोहली साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पीछे देखिएगा, जाइए पीछे देखिएगा। श्री आदर्श टंडन से हमारा आग्रह है कि श्री अमित तिवारी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
श्री संजीव शर्मा से हमारा आग्रह है कि वे श्री सुरेश नियर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इटावा हिंदी सेवानिधि की इस यात्रा में हमने 33 वर्ष की यात्रा पूर्ण की है। न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्ता जी के पवित्र संकल्प की ये यात्रा हम पूरे उत्साह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा हम सब जानते हैं कि समय का हम सबके सामने एक अभाव है। छोटे भाई हैं, उनके प्रयासों से सफल हुआ है तो हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वो हमारे न्यासी हैं और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर न बोल के सीधी अपनी जो दरखास्त है, अपनी अपील है वो पेश करना चाहता हूं। वैसे तो मुख्य न्यायाधीश जी का परिवार आपके बाबा राम प्रसाद जी ने हरियाणा में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक संस्कृत गुरुकुल की स्थापना की थी और वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनके पिता मदन गोपाल जी हिंदी में पूरी तरह समर्पित साहित्य रत्न थे। उन्हें हरियाणा की हिंदी साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया। दर्जनों उनकी पुस्तकें हिंदी के विकास के लिए विभिन्न भाव पे लिखी गई हैं। ये सब उनके पारिवारिक संस्कार हैं जो आज उनके बीच दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माँ भारती की भाषा में शपथ लेके ये अनूठा प्रण स्थापित किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अनुच्छेद 348 में दी गई व्यवस्था को थोड़ा सा संशोधित कर हिंदी भाषा में शपथ ली और ये आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं केवल 3 चीजों पर विचार करने के लिए उनसे विनम्रता के साथ आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। यदि संभव हो तो उसमें वो अगर आशीर्वाद हम लोगों को दें तो इस देश में हिंदी, भारतीय भाषाएं और देवनागरी को प्रबलता से स्थापित करने का मुहिम उनके द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है, उनके द्वारा उस पर मोहर लगाई जा सकती है। पहली बात मैं चाहता हूं आपके संज्ञान में लाऊं, क्योंकि आपको तो रोज संविधान की मीमांसा करनी पड़ती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा है। उसको अमृत शताब्दी वर्ष मनाने के बाद भारत दैट वाज इंडिया करने की मुहिम हम आप लोगों से कराना चाहते हैं और उसमें पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाए। दूसरे में 3 केवल अनुच्छेदों पर माननीय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो अनुच्छेद है 348। उसमें एक उपखंड दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय में राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमत से उस प्रदेश की भाषा अथवा हिंदी अंग्रेजी के साथ प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 5 सितंबर 1969 को ये अनुमति प्राप्त हुई और बाकी राज्यों में अब तक न तो हिंदी न उस प्रदेश की राजभाषा में काम करने की अनुमति दी जा सकी है। तो उस ओर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 350 में दिया गया है भारत के संविधान में कि कोई भी याची अपनी व्यथा के लिए प्रत्यावेदन हिंदी अथवा अपने प्रदेश की भाषा में दे सकता है।
उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और ये आज्ञापक मैंडेटरी प्राविधान है, उसको कैसे लागू किया जाए, इसकी मीमांसा उनके द्वारा अगर हो तो भारत की जनता उनके प्रति सदैव बहुत कृतज्ञ रहेगी। तीसरा, अनुच्छेद 351 जिसमें ये आज्ञापक मैंडेटरी प्राविधान है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी, और उसके लिए जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो संघ नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम हिंदी के साथ देश की सारी अन्य भाषाएं अपने अपने राज्य स्तर पर उनको उत्साहित कर विकसित किया जाए, और उसके मुहिम में अगर आप कुछ हम पर कृपा करेंगे तो हम बहुत आभारी रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको नमन करता हूं। जय हिंदी, जय भारत। न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त राष्ट्रीय जनवाणी सम्मान पीछे आ जाओ भाई। इस वर्ष लेने का संकल्प लिया है। हाथ सुरेन के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय सुरेन शर्मा जी को मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद के नांगल चौधरी ग्राम में 29 जुलाई 1945 को जन्मे कविवर सुरेन शर्मा दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य के स्नातक हैं। हिंदी काव्य में हास्य को अपनी अनूठी शैली प्रदान करने वाले सुरेन जी लोक भाषा में जन का मन मोह लेते हैं। आप हिंदी फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य और हिंदी अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से अलंकृत किया। आपकी कृतियों में मानसरोवर की कब्बे, बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़ों बड़ों के उत्पाद, 21वीं सदी में मनुस्मृति, हवा की वापस आई आज प्रमुख है। देश और दुनिया में आज आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सब इन्हें सम्मानित कर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इटावा की माटी में जन्मे महाकवि गंग और देव दो ऐसी विभूतियां हैं जो हिंदी साहित्य की धरोहर है, और हम सब ने गंगदेव सम्मान से इस बार अलंकृत किया है प्रख्यात समीक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य आदरणीय डॉक्टर पवन अग्रवाल को। मैं चाहता हूँ आए। और मैनपुरी जनपद के ग्राम बरनाहल में 19 अक्टूबर 1967 को जन्मे डॉक्टर पवन अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्य मनीषी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी और भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। अब तक आपकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। बड़ी संख्या में आपके निर्देशन में शोध हुए हैं और अनेक विश्वविद्यालयों और देश के बाहर आपने हिंदी का प्रतिनिधित्व किया है। आप बाहर में विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले चुके हैं। सेठ गोविंददास शासन प्रशासन हिंदी सेवा सम्मान इस वर्ष हमने हिंदी निष्ठ एयर मार्शल अमित तिवारी को देने का संकल्प लिया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मंडल मध्य कमान भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ श्री अमित तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1969 में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, फैजाबाद, लखनऊ के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई। 1978 में आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया और 1982 में आप भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट की का प्रवेश मिला। 31 मई को कमांडिंग इन चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए और 39 साल के कार्यकाल में आपने अजीत, हंटर और मिग 27 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने में दक्षता हासिल की। कुमुद भूषण कला संस्कृति सम्मान इस वर्ष हम प्रख्यात संगीत निर्देशक संजीव कोहली मुंबई को प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में 31 जुलाई 1971 को जन्मे श्री संजीव कोहली सिने और संगीत जगत के विख्यात व्यक्तित्व हैं। एक श्रेष्ठ गायक, संगीत निर्देशक, कंपोजर के रूप में वर्ष 1989 से आप सक्रिय हैं। लगभग 400 से अधिक टीवी सीरीज की पृष्ठभूमि संगीत संयोजन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके 20,000 से अधिक एपिसोड विभिन्न चैनलों से प्रसारित हुए हैं। आपके एक प्रोजेक्ट रॉन को प्रसिद्ध निर्देशक राम गोपाल वर्मा तथा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का साथ मिला। डॉक्टर शरद अग्रवाल का जन्म 11 जून 1959 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर शरद अग्रवाल विख्यात स्वास्थ्य लेखक, हिंदी लोक साहित्य के समर्पित शोधकर्ता हैं। आपने MBBS तथा MD मेडिसिन मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया और 1986 से बरेली में चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप हिंदी में वैज्ञानिक, सरल और विश्वसनीय जानकारी के प्रसार के लिए जाने जाते हैं। रोगों की पहचान,
और रोकथाम पर आपकी अनेक पुस्तकें हैं। श्यामनाथ कक्कर विधि सेवा सम्मान इस वर्ष हम हिंदी निष्ठ विधिवेत्ता धर्मनाथ प्रसाद यादव पटना को प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय धर्मनाथ प्रसाद यादव पटना जी पटना से आग्रह करूंगा कि वहाँ बिहार राज्य के जनपद सावरण के बली टोला सुतिहार देवनी में 11 फरवरी 1948 को जन्मे श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव एक प्रख्यात हिंदी निष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ समर्पित लोकसेवी है। आप गंगा सिंह कावेरी कॉलेज छपरा में मानद व्याख्याता भी हैं। व्यवहार न्यायालय छपरा से वकालत आरंभ करने वाले यादव जी लोक अभियोजक, अध्यक्ष नशा मुक्ति समिति, संस्थापक राजेंद्र फाउंडेशन, उपाध्यक्ष बिहार राज्य विधिक परिषद, राष्ट्रीय अधिवक्ता राज्य कल्याण समिति आदि के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हिंदी के प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। 1948 में उसका जन्म हुआ। न्यायमूर्ति रामभूषण मेहता किस्मत सम्मान हम हिंदी निष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय को प्रदान कर रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय का जन्म 15 अक्टूबर 1965 को इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 1988 में विधि स्नातक किया। सिविल राजस्व चकुंडी मामलों के विद्वान अधिवक्ता के रूप में आपने ख्याति अर्जित की। वर्ष 2021 में आप अतिरिक्त न्यायाधीश और 2023 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। आपकी अदालत से हिंदी में आदेश पारित होना आपकी हिंदी निष्ठा का परिचायक है। गोपाल दास नीरज बेकल उत्साही का भी सम्मान इस वर्ष हम कविवर डॉक्टर सुरेश नीरव गाजियाबाद को प्रदान कर रहे हैं। 3 दशकों तक हिंदुस्तान टाइम्स की मासिक पत्रिका कादम्बिनी के संपादक मंडल से संबद्ध रहे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे और जर्मनी के मैक्स मूलर सम्मान से अलंकृत पंडित सुरेश नीरव जागरूक पत्रकार होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित कवि हैं। आपने 26 से अधिक देशों में हिंदी का प्रतिनिधित्व किया है और कविता की सृजनात्मक खाते में 60 टीवी सीरियल और 22 पुस्तकें दर्ज हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित आप श्री नीरव जी नवम विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि रहे हैं। आजकल आप देश की अग्रणी साहित्यिक संस्था भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको सुलभ साहित्य अकादमी का भी सुलभ श्रेष्ठ साहित्य सम्मान मिल चुका है। सावित्री देवी गुप्त हिंदी सेवा सम्मान कथा शिल्पी श्रीमती ज्योत्सना सिंह को प्रदान किया जा रहा है। के साथ ही आप पूरी तरह लेखन को समर्पित हैं। आपका लघु कथा संग्रह सारंगा का उपन्यास पन्नी प्रकाशित हो चुका है। आपका लघु उपन्यास सुलोचना पुरस्कृत भी हुआ है। आपकी हिंदी सेवा और सृजन कौशल के लिए आपको शारदीय सम्मान, विश्व हिंदी रचनाकार मंच का काव्य अमृत सम्मान, साहित्य सावित्री सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। के धनी हैं। केंद्रीय विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता रहे। प्रकाश जी ने 2003 में अवकाश ग्रहण किया। अब तक आपकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें समय शेष है, मणिमाला, अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक आदि प्रमुख हैं। अनेक स्तरीय साहित्यिक समारोहों का कुशल संपादन भी आपने किया है। यह वर्ष हॉकी खिलाड़ी से अशोक कुमार जी का जन्म हुआ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र श्री अशोक कुमार जी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1974 में आपको यह सम्मान मिला। आपने न दुनिया के तमाम देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रथम श्रेणी खिलाड़ी के रूप में 1000 से अधिक गोल आप हुए। हॉकी शताब्दी सम्मान इस वर्ष हम देश के भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और इटावा की माटी के गौरव श्री शकील अहमद साहब को प्रदान कर रहे हैं। ये इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे और इसी इटावा में जन्मे श्री शकील अहमद साहब जो देश की हॉकी के कप्तान रहे। आज हम सब उन्हें उनके घर में सम्मानित कर रहे हैं। इटावा के खेल के क्षेत्र में शकील अहमद ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका यह जनपद गौरवान्वित होता है। इटावा नगर में 2 नवंबर 1970 को जन्मे शकील अहमद ने हॉकी की भारतीय टीम का नेतृत्व किया। 1990 के दशक में राष्ट्रीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे। 1992 में हॉकी खेलों में आप भारत की ओर से खेले तथा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। आपको फील्ड हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। फील्डर की खिताब से नवाजा गया। इस समय आप एयर इंडिया में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। श्रीमन्नारायण भीमसेन शर्मा गुलाबरा अलंकृत क्षेत्र के ग्राम जानिश नगर में श्री जगन्नाथ प्रसाद और माता भगवती देवी के आत्मज के रूप में श्री हरीश कुमार का जन्म 10 नवंबर 1959 को हुआ। आपकी शिक्षा कंचौसी बाजार, जनता कॉलेज अजीतमल, फिर बकेवा और कानपुर में हुई। आप राज्य पुलिस सेवा तत्पश्चात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे।
पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो सेवानिवृत्त हुए और आपने कुंभ ड्यूटी के दौरान आपकी लिखी पुस्तक कुंभ पुलिस और पोटली वाला बहुत लोकप्रिय हुई। इटावा जनपद में एक आपकी पुस्तक इटावा कल आज और कल बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को भारत सरकार का राहुल संगठन पुरस्कार भी मिला है। आप निरंतर लेखन में व्यस्त हैं। बेदम वारसी निसार सीमा भी अलंकरण इस वर्ष हम प्रख्यात शायर जनाब रईस इटावी साहब को प्रदान कर रहे हैं। जनाब रईस इटावी साहब से आग्रह है कि मंच पर आ जाएं। जनाब बेदम साहब आ रहा है। आज हम सब आपको बेदम वारसी निसार सीमा भी अलंकरण प्रदान कर रहे हैं। श्री शुभ अलंकरण हम सुकवि से अनिल मान मिश्र मैनपुरी को प्रदान कर रहे हैं। अनिल मान जी से आग्रह है कि आए और यह सम्मान ग्रहण करें। मैनपुरी नगर में स्वनाम धन्य श्री कृष्ण मिश्र एवं श्रीमती सुशीला देवी के आत्मज के रूप में विक्रमी संवत 2 विभिन्न पत्रिकाओं में आप निरंतर लेखन रहते हैं। आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन का काव्यश्री सम्मान, सरस्वती साधना परिषद का इंद्रेश्वर प्रसाद सम्मान और रैया हिंदी प्रोत्साहन निधि का साहित्य श्री सम्मान आदि दोनों मिल चुका है। शिवदत्त चतुर्वेदी पहला यदुवंशी अलंकरण सुकवि सुधीर मिश्र घिरोल निश्चल घिरोल को प्रदान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ सुधीर मिश्र जी मंच पे आ जाएं। श्री सुधीर मिश्र घिरोल मैं दिल्ली हिंदी अकादमी दिल्ली से आपको 8 कवि पुरस्कार भी मिला है। आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन पर आपका भी पाठ आपका प्रसारित होता रहता है। भटेले विश्वनाथ शेख अतर हुसैन अलंकरण हम युवा नाट्यकार रवीन चौहान इटावा को प्रदान कर रहे हैं। रवीन चौहान हिंदी नाट्य परंपरा के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने नाटक विधा में लेखन किया है और निरंतर अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हैं तथा समाज शास्त्र में स्नातक हैं। आप इस समय विधि शिक्षा में अध्ययनरत हैं। भूमिजा फाउंडेशन के माध्यम से आप सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। रंगमंच और सिनेमा के लिए विभिन्न संस्थाओं से अभिनव निर्देशन की बारीकियां सीखने के लिए आपने चंबल सनी प्रोडक्शन की स्थापना कर एक नया कार्य किया है। हम सब आपके 101,000 से अधिक नुक्कड़ नाटक और 180 से अधिक रंगकल्प नाट्य कार्यशाला आप बच्चों में कार्यान्वित कर चुके हैं। हम आज उनकी वही आत्मीयता है और वे हमारे बीच अपनी पुस्तक वंदे मातरम राष्ट्र चेतना का महामंत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश से वो अनावरण कराएंगे। रमाकांत शर्मा जी का भिवानी के लोक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायमूर्ति जी के परिवार के साथ भी उनका बड़ा सामीप्य है। इसी बात मैं दूसरे लेखक श्री अनूप वर्तवाल देशबंधु को बुलाना चाहता हूं कि वे आए अपनी पुस्तक भारतीय भाषा में हाईकोर्ट की वकालत न्याय को भाषाई आजादी का लोकार्पण कहा है अनूप वर्तवाल। और मैं डॉक्टर यशवंत कुमार को बुलाना चाहता हूं कि अपनी कृति शुभ दर्शिका का लोकार्पण कराने का कष्ट करें। श्री यशवंत कुमार अनूप वर्तवाल जी आएंगे और वे अपना लोकार्पण कराएंगे। मैं इस मध्य श्वेतांश अग्रवाल को बुलाना चाहता हूँ जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उच्च न्यायालय इलाहाबाद के। उन्होंने न्यू क्रिमिनल मैनुअल का हिंदी अनुवाद किया है। ये बड़ी बात है। एक साथ 24 से जो प्रभावित क्रिमिनल मैनुअल है वे माननीय न्यायमूर्ति को समर्पित करेंगे। श्वेतांश अग्रवाल। आदरणीय डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी से आग्रह है कि वे अपनी पुस्तक बिहारी सत्सई की टीकाओं का अध्ययन वे भी माननीय मुख्य न्यायाधीश को प्रदान करेंगे। प्रियांशु द्विवेदी ये डॉक्टर हीरालाल तिवारी की पुस्तक भास्कर दर्पण ये प्रदान करेंगे। हाँ बैठे फोटो वो लगा मैंने 2 ऐसी खींची 1000 रुपए की थोड़ा हाथ रख की एडीएम जाती सम्मान लोकार्पण के बाद प्रमोद तिवारी हंस जी
आदरणीय प्रमोद तिवारी हंसी का आवाज से आह्वान कर रहा हूँ वो आए, उनका उन्हें आज एक सम्मान प्रदान किया जाना है। मैं प्रमोद तिवारी हंसी का आह्वान कर रहा हूँ कि वे पढ़ाने का कष्ट करें, जिन्हें श्रीमन नारायण रत्न का शास्त्रीय अलंकार प्रदान किया जा रहा है। गीत, गजल और मुक्तक लेखन पर समान अधिकार रखने वाले पूर्व प्रधानाचार्य श्री प्रमोद तिवारी हंस का जन्म 1 जुलाई 1950 को ताखा तहसील के कोइंता गांव में हुआ था। कई संकलनों में हिस्सेदार रहने के साथ ही आप आखिर कुछ तो बोलो काव्य कृति के को आपने प्रकाशित किया और निरंतर आप लेखन कर रहे हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी हंसी श्रीमन नारायण रत्न के शास्त्रीय अलंकार के लिए श्री प्रमोद तिवारी हंस। आइए आगे आइए आप। आइए प्रमोद तिवारी हंस। प्रमोद तिवारी हंस आइए। आइए आदरणीय प्रमोद तिवारी हंस के सम्मान के लिए मैं भाटना के लोक कवि से प्रमोद तिवारी हंस के सम्मान के बाद मैं अपने सभी अतिथियों से गुफ्तगू की तरफ से यह भेंट कर रहे हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश को इम्तियाज गाजी साहब इलाहाबाद से आए हैं और वह प्रदान कर रहे हैं। जी ज्योत्सना मैडम जी अपनी एक प्रति क्रम में है। हमें बहुत जल्दी, क्योंकि मौसम भी बहुत अनुकूल नहीं है और हमारे मुख्य अतिथि को यात्रा लंबी करनी है, मैं चाहता हूं कि अब मैं आज की तो उसके मुंह मतलब उसके मुंह में चेहरे से खुशी झलक पड़ती थी कि अच्छा आप हिंदुस्तान से हैं। तो जहां जिसको बाकी को 10% डिस्काउंट मिल रहा होता था, मुझे 20% मिल जाता था। और मेरी पोस्टिंग केरल में त्रिवेंद्रम में भी हुई। मुझे कहीं भी किसी भी बाजार में, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी एयरफोर्स की गाड़ी में जाता था। मैं और मेरी पत्नी जो यहाँ बैठी हैं, हम लोग पैदल चल के बाजार में भी जाते थे और कहीं भी अगर हमने किसी से हिंदी में बोला और उनको समझाया कि भी हमें मलयालम नहीं आती है, तो बिल्कुल उन्होंने उत्साह से बताया हमें कि क्या सामान है और कैसे खरीद सकते हैं। तो मुझे सबसे यही कहना है कि भाई आप कहीं भी जाइए, हिंदी का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उपयोग करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि यहाँ बहुत सारे टाइम बहुत कम है, बहुत सारे युवा लोग हैं, तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। केवल मुझे उनसे एक संदेश ये देना है युवाओं के लिए, और जो लोग अभी उतने युवा नहीं हैं उनके लिए भी, कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो एक बार अपना ध्येय बना लीजिए। अगर आपने ध्येय बना लिया तो कोई भी काम आपको पूरा करने में कोई कभी भी परेशानी नहीं होगी। मैं कभी भी अपने किसी भी क्लास में मैंने टॉप नहीं किया, लेकिन हमेशा दिन में ये ललक रहती थी कि मैं सबसे पीछे भी नहीं रहूंगा, मैं ये काम तो पूरा करूंगा ही। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जीआईसी मिर्जापुर, जीआईसी फैजाबाद, लखनऊ से पढ़ के मैं एयरफोर्स में इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचा, क्योंकि हमेशा मैंने अपने ध्येय को सामने रखा और हमेशा मेहनत की और अपने पे विश्वास किया। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी के चरणों में सादर नमन। सीजीआई साहब, आप सबके मुख्य न्यायमूर्ति साहब, आप मंच पर जितने भी आसीन लोग हैं, मैं शायद सबसे निम्न स्तर पे अपने आप को मान रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी अपनी वाइफ को एक मैसेज भेजा है कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूं। और केंद्रीय विद्यालय का छात्र होने के नाते मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा गौरव की बात है
सर आप लोगों के सबके चरणों में प्रणाम। मैं बहुत जल्दी कुछ लिख कर लाया था, लेकिन 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट अगर मुझे मिल जाए, 3 में खत्म कर दूंगा, बॉलीवुड का आदमी हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो मैं एक फौजी वॉर वेटरन का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने 65 और 71 का वॉर एयरफोर्स के तरफ से लड़ा था, और मेरी मदर जो है वो हिंदी की अध्यापिका रही, इसलिए शायद पिछले 47 वर्षों से मुंबई में रहते हुए भी माता पिता के संस्कार और मेरी जुबान दोनों स्वच्छ और शुद्ध रहे हैं। 1978 से मैं मुंबई में रह रहा हूं, लेकिन मेरी भाषा शुद्ध है। और माननीय सभागार में आज जब स्वर मौन है और शब्द स्वयं श्रोता बन बैठे हैं, मैं उस भाषा को नमन करता हूं जिसने हमारी भावनाओं को सदियों से आवाज दी है। ये मैं बॉलीवुड और अपनी तरफ से आप लोगों के समक्ष ये आपकी झोली में डाल रहा हूं। हिंदी जो धरती की धड़कन है और संस्कृत जो उसी धड़कन का शाश्वत मंत्र है। संस्कृत ने हमें केवल शब्द नहीं दिए, उसने अर्थ दिया, उसने हमें आज्ञा दी हर काम करने की। प्रेरणा, श्रद्धा, निष्ठा, धर्म, करुणा ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे गीतों की रीढ़ है। और हिंदी जिसने उन शब्दों को आम जन के हृदय तक पहुंचाया। जहां संस्कृत की ऊंचाई थी वहां हिंदी ने अपनापन जोड़ा, जहां दर्शन था वहां संवेदना रख दी। बॉलीवुड का हर शब्द, हर धुन किसी न किसी साहित्य से जन्मी है, कभी राग में, कभी पंक्ति में, कभी मौन के बीच बहते अर्थ में। जब प्रेम बोला हिंदी ने उसे सरल बनाया, जब पीड़ा बोली संस्कृत ने उसे गरिमा दी, और जब राष्ट्र ने स्वर मांगा तो दोनों ने मिलकर ऐ मेरे वतन के लोगों ये गीत दिया। यह सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, ये भाषा का उत्सव है, एक चलता फिरता विद्यालय जहां पीढ़ियां शब्दों से नहीं अनुभूति से जुड़ी हैं। समय बदला, तकनीक बदली, स्वरूप बदले, पर भाषा नहीं बदली, क्योंकि जो आत्मा से निकली हो वो कभी पुरानी नहीं हो सकती। मैं एक संगीत का साधक हूं और जानता हूं सुर बिना शब्द के अधूरा है और शब्द बिना संस्कार के मौन। अंत में हिंदी ने बॉलीवुड को अपनी गोद दी, संस्कृत ने उसे आकाश दिया। एक ने चलना सिखाया, दूसरी ने उड़ान। आज इस सम्मान के क्षण में मैं स्वयं को नहीं, अपनी उन भाषाओं को सम्मानित होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि मेरे गीतों में, मेरे सुरों में और हमारे सिनेमा की आत्मा में हिंदी और संस्कृत सदैव सह रचयिता रहेंगी। नमन है उन भाषाओं को जो बोलती नहीं, गूंजती हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव कोहली जी। ये अनूप जलोटा जी के समधी हैं और हमने इनसे आग्रह किया है कि अगली बार ये अपने समधी के साथ यहाँ आएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित वसीम बरेलवी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी विशिष्टजन और मेरे सामने उपस्थित श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमन। 60 और 70 के दशक में हिंदी अगर साउथ इंडिया में कोई जाता था तो कोई बोलता था तो कोई न समझता था न बात करना चाहता था। और आज हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पर गेस्ट हाउसेज में रुकते हैं, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे जो भी गेस्ट हाउस हो वहाँ के, चाहे खानसामे हो, चाहे इम्प्लाइज हो, अगर उनसे हम बात करते हैं तो वो उतनी ही अच्छे ढंग से हिंदी में बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई है। हमारा राष्ट्र आज मैं कह सकता हूँ कि भारतवर्ष दुनिया की चौथी इकोनॉमिक अगर चौथा पावर है तो हिंदुस्तान की हिंदी भाषा नंबर 1 की भाषा है। ये हम लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए। हम उत्तर भारतीय, पश्चिमोत्तर, उत्तर पूर्वी भारतीय जो भी हैं, इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा उत्तरोत्तर इसका विकास हो रहा है। हम लोग भी
न्याय में कोशिश पूरी करते हैं कि हिंदी में, अब तो हमारे यहाँ बहस भी जो हम वकालत जब हम लोग शुरू किए थे तो उस समय अंग्रेजी में ज़्यादा बहस होती थी, अब हिंदी में 90% बहस होती है। तो ये हिंदी का जो विकास हो रहा है और उसमें माननीय प्रेम शंकर गुप्त ने जो कुछ किया है, सबका एक योगदान होता है, उनका भी योगदान है। और उस परिवार का योगदान ये है कि उनके गुजरे हुए इतने साल हो गए, वो इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं इटावा में, और हम सभी आते हैं, साथ में एक कार्यक्रम होता है, हाई कोर्ट से पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो कहीं न कहीं इस परिवार ने इस भाषा के प्रति जो प्रेम, जो अपना एक अनन्य सहयोग दिया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपव्यय क्यों करें, इसलिए मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप कम बोलें, संक्षिप्त बोलें। मैं चाहता हूँ जो भी बोलें हम सबके हृदय में मिश्रित बोलें। आए डॉक्टर सुहेल शर्मा जी। आपने जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। आदरणीय मंचासीन श्री सूर्यकांत जी, श्री मित्तल जी और बाकी सब अन्य लोगों को मेरा यथायोग्य, मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा की बात नहीं करूँगा तो बहुत अपराध होगा। उत्तर प्रदेश ने हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, सब अत्याचार किया है। कृष्ण भगवान ने बांस यहाँ बजाई, बांस हमारे यहाँ आकर के बजाई और हमने उसका एक पैसा नहीं लिया उससे। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? हरियाणा में हमारा कोई कसूर नहीं था, पूरी महाभारत हमारा कोई मतलब नहीं था। पानीपत की 3 लड़ाई हमने बर्दाश्त की, जबकि हमारा कोई लेना देना उससे नहीं था। ऐसे मुल्क में मैंने पैदा हुआ, तो राज्य में मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने आप को। और आदरणीय, मैं बता दूं, हरियाणा का बेटा 100% बाप की बात मानता है और किसी स्टेट का बेटा 100% बाप की बात नहीं मानता। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोलो ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। सब मैं सेकंड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश, दिस इज कॉल्ड मेंटेन। अब क्या करूँ, भूल जाता हूँ, अंग्रेजी आती नहीं बस। हमें इतनी अंग्रेजी आती कि दूसरों में गलती निकाल ले बस। अच्छा, मैंने अपने बेटे को कह दिया था तू 50% से ज़्यादा नंबर मत ले लो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, मुझे दिल्ली छोड़ करके गाजियाबाद ले गया, पूरा दिन पूरा मेरे साथ। तो आपकी तालियां इस बात पर चाहूँगा। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा। मेरा सुख ये है
कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खाता। ऐसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए हमें मालूम नहीं होगा शायद आपको। मिलते हैं IIT के बच्चे, क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भर्ती। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहूँगा। क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भर्ती, वाजिब बात है उनकी। मेरे बेटे इसलिए हिंदी पढ़ लेना। मैं मानता हूँ अंग्रेजी तुम्हें काट देती है, पर हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती है। बेटा अगर राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। हमारी भाषाएं संस्कार देती हैं, हम इसलिए उनका नमन करते हैं। 3 मिनट ही थे ना, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना कितने का चेक है, कितने का पड़ गया ना। कहीं ऐसा नहीं चेक से ज्यादा पड़ जाऊंगी यार, या तो घाटे में चले गए तो ऐसी बात नहीं। थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ आपको। इस मुल्क में बहुत नुकसान किया गया। मैंने बाबा रामदेव से एक ही बात कही थी, मैंने बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक जवाब नहीं मिला मुझे इसका। अभी क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन की है समस्या, कोई दिक्कत नहीं, सारे मीटर हटा दो, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। मीटर ही तो समस्या है, वही तो जांचता है कि हम पॉल्यूटेड है। दिल्ली में बाढ़ आ गई, मुख्यमंत्री के पास बैठा था, बोले बाढ़ आ गई, यमुना खतरे के निशान से ऊपर हो गई। कुछ मत करो, खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दो, नीचे आ जाएगी, और क्या फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर करोड़ों रुपए। मुझे सम्मान मिला है ना, बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। इस सम्मान के बदले में यही वादा करता हूँ, मेरी लेखनी गंदगी पर लिखेगी, पर मेरी लेखनी से कभी गंदगी नहीं निकलेगी। हम बड़ा अपराध करते हैं। इस मुल्क में एक ही अपराध रहा हम सबका कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीतते वो अच्छे लोग ही तो जीत करके आते हैं। क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और 4 पंक्तियों में आदरणीय वसीम भाई के सानिध्य में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं प्रसिद्ध हूँ, वो सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन वो सिद्ध उनके हाथों मिला, बहुत अच्छी बात है। इन 4 पंक्तियों से आपसे विदा चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो
राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय, परम माननीय, इस देश के संविधान के रक्षक आली जनाब सूर्यकांत जी, मंच पर तशरीफ फरमा जस्टिस कोहली साहब, जस्टिस राय साहब, राज सिंह साहब और तमाम मौजूद मेहमान और जिनको सम्मानित किया गया अपनी अपनी बेपनाह खिदमत के लिए। मैं भी बैठा हुआ सोच रहा था कि किस तरीके से मैं संबोधन करूं हमारे आज के मुख्य अतिथि का, तो मुझे याद आया कि आपके से पहले चंद्रचूड़ साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने किसी जस्टिस का इस्तकबाल करते हुए खाकसार का एक शेर पढ़ा था। मेरा एक शेर पढ़ा था उनको जायज पर लाने से पहले। जी चाहता है कि वही शेर मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूं। शेर यूं था कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। तो आपका दिल से इस्तकबाल इस महफिल में, और ये महफिल मेरी आत्मा में समाई हुई महफिल है। ये न्यास जिस दिन ये कायम हुआ था, अगर मेरे शायद पहला एजाज सम्मान मुझे को नसीब हुआ था इसकी तरफ से, तो मैं आज तक उसको याद करता हूँ। और इसके ज़रिए मैं प्रेम शंकर जी को याद करता हूँ। वो आदमी नहीं थे, वो इंसानियत की तस्वीर थे, वो हिंदुस्तानियत का मिजाज थे, वो भारतीयता का रूप थे। इतनी खूबियाँ जिस शख्स के अंदर हो, क्या कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। 23 साल से जिस तरीके से ये न्यास हिंदी की सेवा कर रहा है, राष्ट्रभाषा की सेवा कर रहा है, वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद पता कि हिंदुस्तान में कहीं और मुझे देखने को मिला हो जैसा कि इटावा कहते हैं, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया घूमने का मौका ऊपर वाले ने मुझे दिया है। लेकिन इतनी लगन के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ और इतनी सच्चाई के साथ, मतलब यूँ समझिए कि इसकी हिंदुस्तान की अजमत, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी से जन्मे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं यहाँ एक जुमला से बस करना चाहता हूँ, बातें मैं बहुत सी कर सकता हूँ लेकिन समय बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये जुमला कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान जो किस्मत से हमारा वतन है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, इसकी अजमत की हिफाजत करना हमें पूरे जीवन कर्म वाणी वचन से करनी है, तभी हम इस की इज्जत का हक अदा कर सकते हैं, वरना वो किसी तरीके से अदा नहीं किया सकता। माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान को अजीम बनाने में हमें अपने कर्म से साबित करना पड़ेगा, अपने वचन से साबित करना पड़ेगा, अपनी रख रखाव से साबित करना पड़ेगा, अपने स्वभाव से साबित करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, आज़ादी के बाद वही नेमतें दी हैं इस देश ने, लेकिन हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब तक हमारे बीच से ये भ्रष्टाचार की परंपरा खत्म नहीं होगी, जब तक ये जो जीवन बन चुका है नहीं खत्म होगा, जब तक हमारे चेहरों पे वो रौनक नहीं आ सकती जो एक आज़ाद देश के चेहरे पर आया करती है। नई जनरेशन से मैं बहुत मुखातिब होने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि अगर कर्मों में सच्चाई आती है तभी हम अपना सर फख्र से ऊंचा कर सकते हैं, वरना इस देश ने हमें जन्नत दी है। अगर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूं, मैं बचपन से अपने क्योंकि जिम्मेदार घराना फॉलो करता, जिम्मेदार घराने का मैं एक शख्स था, तो मैं देहात में जब रहता था गर्मियों में और जाड़ों में, तो खास तरीके से गर्मियों के बाद जब पहली भरन बारिश की पहली बूंद पड़ती थी जमीन पर, तो यकीन कीजिए मिट्टी में से खुशबू निकलती थी, एक सुगंध निकलती थी हिंदुस्तान की मिट्टी से, आज भी निकलती है। जब मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैं दुनिया की ज़मीनों की मिट्टी सूखने की कोशिश की बारिश के बाद,
दुनिया में कहीं मिट्टी में खुशबू नहीं है जो हिंदुस्तान की। इस खुशबू को अमानत की तरह बचा लीजिए, अपने चरित्र का हिस्सा बना लीजिए, इसलिए कि अध्यात्म का देश है, ये सच्चाइयों का देश है, ये रियादतों का देश है, ये ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, ये फकीरों का देश है। इसलिए आपकी मिट्टी से खुशबू आती है। अगर इस मिट्टी की हिफाजत करनी है, इसकी खुशबू की हिफाजत करनी है, तो अपने चरित्र पर नजर डालना पड़ेगी। इसलिए कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत चरित्रवान होना है, चरित्र अभियान होना है। चरित्रवान होने से जो हमारा मुस्तकबिल सुधरेगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। अगर चरित्र की हिफाजत कर ली आपने तो समझ लीजिए कि आप अपने मुस्तकबिल में कामयाब हो गए। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनके सावधान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ हकीर से आदमी थे, इतनी बड़ी शख्सियतें जहाँ पर देश की मौजूद है, इतने बड़े व्यक्तित्व जहाँ पर देश की मौजूद है, वहाँ मुझे अध्यक्षता का फख्र दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल, जो देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में मेरे साथी हैं, हिंदी हास्य रचना के बहुत ही बड़े स्तंभ और विश्व में प्रसिद्ध है कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आए न्यायमूर्तिगण, इटावा हिंदी सेवा निधि न्यास के सभी पदाधिकारीगण, जिन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्गीय प्रेमशंकर गुप्त जी का जो समर्पित जीवन रहा और हिंदी भाषा के लिए जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जिस त्याग और तपस्या के साथ उन्होंने उसको बढ़ाया, मैं उनके परिवार को, इस संस्था से जुड़े सभी भाइयों और बहनों को, विशेष रूप से प्रदीप जी को जो यहाँ पर सारी संस्था को संभाले हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इटावा हिंदी सेवा निधि न्यास केवल इटावा तक ही सीमित नहीं है और न रहेगा। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए जो संकल्प स्वर्गीय श्री प्रेमशंकर गुप्त जी ने लिया और न्याय प्रणाली में हिंदी के सदुपयोग के लिए जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए, आप उनकी लंबी यात्रा को और आगे बढ़ाकर पूरे देश में इस आंदोलन की पहचान बनाएंगे। मैं जब जानने की प्रयास किया तो देखा कि स्वर्गीय प्रेमशंकर गुप्त जी ने 15 साल तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर गरिमा प्राप्त की और 4000 से अधिक उन्होंने फैसले हिंदी भाषा में लिखे। मेरे हिसाब से हिंदी के लिए इससे बड़ी कोई सेवा और समर्पण नहीं हो सकता। मुझे बताया गया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सर्वप्रथम हिंदी गौरव सम्मान 1992 में भी श्री प्रेमशंकर गुप्त जी को मिला। इस्लामिया इंटर कॉलेज, जिसके प्रांगण में आज ये फंक्शन हो रहा है, वो भी 3 दशक से इटावा जनपद में जो हमारी भारतवर्ष की भाषाएं हैं उनको प्रचलित बढ़ाने और उनको आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक समर्पित स्थान है। और इस बात का एक बड़ा गर्व महसूस हम सब करते हैं कि न केवल बशीर बद्र साहब
देश के जाने माने विद्वान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी यहाँ के विद्यार्थी रहे। मुझे बताया गया कि शायद एक मुगल आजम फिल्म के जो निर्देशक थे जनाब आसिफ साहब भी यहाँ से जुड़े रहे। जिस कॉलेज का इतना स्वर्णमयी इतिहास है और जहां से ऐसे ऐसे रचनात्मक विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़कर गए हैं, मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि ये कॉलेज भी अपनी सेवाएं निरंतर इसी भाव से समाज को समर्पित करता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं इस कॉलेज की, संस्था की, मैनेजमेंट के साथ जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। इटावा को गंगदेव की नगरी प्राचीन काल से जाना जाता है। गंग अकबर जी के समय में एक बहुत अक्खड़ कवि के रूप में माने जाते थे और देव रीति काल के सशक्त ब्रज भाषा के हिंदी हस्ताक्षर के रूप में जाने गए। तो दो महान हस्तियों के नाम को मिलाकर गंगदेव की नगरी के रूप में इटावा जाना गया। तो स्वाभाविक है कि इटावा की मिट्टी में, इटावा की हवा में, इटावा की पृष्ठभूमि में साहित्य, संगीत, रचना, कला सब कुछ जुड़े हुए हैं। इसलिए इटावा में ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में कि इटावा एक संस्कृति की राजधानी के रूप में उभर कर आता है और इटावा वासी इस यज्ञ में, इस आंदोलन में, इस संकल्प में आप सब आगे बढ़ें और देश के बाकी जागरूक भाई और बहन आपसे इसमें जुड़े और आपके सहयोग में आपके साथ आए। मैं ऐसी कामना सभी से आपके लिए करूंगा। कानून की परीक्षाएं, कानून की प्रैक्टिस और न्यायाधीश बनने के साथ साहित्य से थोड़ा सा जुड़ाव कम हो जाता है। अदालती माहौल ऐसा है कि कोर्ट्स में काम बहुत ज्यादा होता है। तो अक्सर जो लोग कविता से, साहित्य से जुड़े हुए हैं, जब वो वकालत में आते हैं या फिर जज बन जाते हैं तो कुछ न कुछ दूरी साहित्य और कला के साथ उनकी हो जाती है। मैं पूरे मन से इस प्रयास के बावजूद कि मैं जुड़ा रहूं और ऐसी गतिविधियों में जब भी मौका मिले तो मैं हिस्सा लेता रहूं, इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं जो पारिवारिक मेरा जिम्मेवारी साहित्य या हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के लिए थी, शायद मैं उसका अभी तक पूरा नहीं निभा पाया। और जब मुझे आज का निमंत्रण भाई पंकज मित्तल ने दिया तो मुझे लगा कि ये अवसर है कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को दोबारा से जानूं और जितना मैं प्रयास कर सकता हूं करूं। आदरणीय प्रदीप जी ने मेरे दादाजी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में थोड़ा सा विवरण किया। जो आज मैं आपके बीच आया हूं तो मेरे उन परिवार के बुजुर्गों के प्रति समर्पित सम्मान भाव और उनका दिया हुआ जो कुछ मेरे पास आज है, मैं उसी को आपके सामने बताने के लिए आया हूं। मैं जब प्रैक्टिस में था तो भाग्यशाली था कि मेरा कम उम्र में मेरे पास प्रैक्टिस की अच्छी, मैं एक सफल वकीलों में गिना गया। तो हमारे कॉलेज के समय के एक साहित्यकार दोस्त थे, हम उनके साथ कभी आदान प्रदान करते थे, वो भी लिखते थे, मैं भी थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता था। तो उनका एक बार मेरे पास बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई और उन्होंने शेर में मेरे से पूछा कि इस तुम्हारे दस्त को क्या हो गया हाथ को, इस तुम्हारे दस्त को क्या हो गया, बीच लपटों के बर्फ सा हो गया।
तुमने लिखना बंद कर दिया। तो हमें बड़ा अजीब लगा। तो मैंने उनको जवाब दिया। जवाब इस बात का था, मेरा कहने का तात्पर्य कि मैं प्रैक्टिस में आ गया हूं और उन दिनों मैं शायद एडवोकेट जनरल बन गया था, तो बड़ी जिम्मेवारियां थी, तो उसमें पढ़ने लिखने का साहित्य से थोड़ा बहुत जुड़ाव नहीं रह पाता था। तो मैंने उनको जवाब लिखा और जवाब भी थोड़ा सा मेरा अपने ढंग से उनको दिया। मैंने एक नए साल का उस शुरुआत था, तो मैंने कहा, नव वर्ष को 2 दुआएं दे रहा हूं, भूल कर बीते हुए सब हाथ से। तो मैंने जो उन्होंने जो लाइन लिखी थी कि क्या हो गया, मैंने लिखना क्यों बंद कर दिया, तो मैंने इसका जवाब दिया, पहुंच दी है अर्थ की सब तख्तियां। उन दिनों स्कूल में तख्तियां जैसे जाते थे, तो हमने पहुंच दी है अर्थ की सब तख्तियां, अब मदरसे जाऊंगा किस वास्ते। तो ऐसे कह करके हमने कहा कि भाई अब हमारा लिखना चुकना ये बंद हो गया है। तो पर मैं हमेशा मेरे दादाजी का और पिताजी का और मेरे भाई का जो कुछ उनका लेखन रहा, जो उन्होंने साहित्य में इतना योगदान दिया, उसके साथ उन संस्थाओं के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा और जुड़ा रहूंगा। और ये एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि जिस भाषा, जिस कल्चर, जिस माहौल और जिन परिस्थितियों में हमने पैदा हुए, अनुभूति हुई, उस सारे माहौल को संजो कर रखना और जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य हमारे कंधों पर आता है। मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस प्रयास और जिस संघर्ष से उन्होंने स्थापित किया, आगे चलकर मेरे पिताजी ने और उसके बाद मेरे भाइयों ने और मैंने मिलकर के उस कॉलेज को और ज़्यादा विकसित किया है। और हमारा प्रयास है कि उस संस्था को हम भारत के वर्ष में एक प्रसिद्ध संस्था के तौर पर लेकर के आए, ताकि जिस भावना के साथ, जिस अपेक्षा के साथ, जिस कर्मयोगी वचन के साथ मेरे दादाजी ने उसको शुरू किया था, हम उस प्रयास को पूरा कर सकें। ऐसी ही संस्थाओं को, जैसे इटावा हिंदी सेवा निधि न्यास है, या देश में जहां पर भी हमारी देश की भाषाओं को लेकर के जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उन सबको प्रमोट करना, उनको सबको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी है। आदरणीय प्रदीप जी ने इसी बारे में 3 संविधान के प्रावधानों के बारे में जिक्र किया, आर्टिकल 348 या 350 और 351। मुझे विश्वास है कि संविधान की भावना के अनुसार और सावधान जो संविधान में जिन संवैधानिक संस्थाओं से एक अपेक्षा उसमें लिखी गई है, उस प्रावधान में वो सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और इन संविधान के इन प्रावधानों को देश में लागू हो और देश की जनता को उन्हीं की भाषा में, खासकर कोर्ट में, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, लिखने की बात है, या कोर्ट में बोलने की बहस की बात है, या कोर्ट के फैसलों की बात है, वो उन्हीं भाषाओं में आए, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। इस बारे में एक बात मैं आपको सबको खुशी होगी, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बहुत ही सजग है। हमने ये ठीक है, कानूनी जो एक संविधान के अनुरूप में और जो देश में कानून बना है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो इंग्लिश है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी से 16 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद करना शुरू कर दिया है। आज देश का कोई नागरिक अगर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, तो उसको हमारे फैसले को हिंदी में उसकी रूपांतरित कॉपी मिलेगी। हमारा अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में है तो उसको तमिल में मिलेगा, अगर कोई कन्नड़ है तो उसको कन्नड़ भाषा में मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि देश की जितनी भी भाषाएं हैं जिनको संविधान में या कानून में माना गया है, उन सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट का जो रोजाना का जो दिनचर्या के जो कार्यवाही है उसका उन्हीं भाषाओं में, सरल भाषाओं में आम आदमी तक वो पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास इसमें जारी रहेगा। और कुछ भी इसमें करना होगा। आज की आप सब जानते हैं
टेक्नोलॉजी इसमें बहुत हमारा सहयोग देती है, और जो एआई वगैरह का जो नया टेक्नोलॉजी के जो आया है हमारे पास एक टूल जिनको आप बोलेंगे, ऐप जिनको बोलेंगे, या एक हमारे पास एक जो शस्त्र जो आया है उसका हम कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए उसको इस ढंग से करेंगे कि ताकि आम आदमी की भाषा में कानून की सारी प्रक्रिया बता दी जाए और आम आदमी ये महसूस करे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कचहरी में जो कुछ कार्य जो चलता है उसमें वो हिस्सेदार है, जैसे वो भागीदार बैठा है, उसको ऐसा महसूस करवाना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसमें हमारा प्रयास जारी रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में इटावा हिंदी सेवा निधि न्यास ने मुझे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आप सबका, विशेष रूप से मेरे भाई जस्टिस पंकज मित्तल का और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए मेरे दूसरे न्यायाधीश भाइयों का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे आकर के आपसे मिलने का ये अवसर दिया और अपनी बात और अपनी कुछ भावनाएं आपके सामने रखने की बात जो अवसर मुझे प्रदान किया। वसीम बरेलवी साहब, सुरेंद्र शर्मा साहब बहुत बड़े शायर और कवि हैं। उन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से और बड़े ओजस्वी भाषा में आपको देश की एकता, देश की अखंडता, देश की हमारी जो हम आपस में सर्व प्रेम भाव से जो हम रहते हैं उस भावना का एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपके सामने रखी। हम सब ऐसे दो महान कलाकारों का मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। देश को ऐसे ही ये सुंदर कविताएं, सुंदर गजल शायरी से हमें बख्शते रहें और ऐसे ही हमें आगे भी इनका एक अच्छी रचनाएं कि हमें सुनने को पढ़ने को मिले, ऐसी मैं इनसे हमेशा उम्मीद रखूंगा। आप सबका मैं दोबारा से एक बार बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कैसे इतनी ऊंची यात्रा करता है, यह सूर्यकांत जी के जीवन से के इस इटावा हिंदी सेवा निधि के 33वें वार्षिक आयोजन के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, हमारे अन्य माननीय न्यायमूर्तिगण श्री पंकज मित्तल जी, श्री हमारे ब्रजराज सिंह जी, श्री चंद्रकेश राय जी, आज के इस सारस्वत आयोजन में इस मंच पर विराजित इतने उत्कृष्ट कविगण, हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसे शायर जिनके नाम लेने से ही हमें उर्दू अदब का एक ऐसा फूल और ऐसी एक फुलझड़ी सी दिखती है, जनाब वसीम बरेलवी साहब, जो हम लोगों के लिए बहुत कृपा है उनकी कि आज वो इतनी लंबी यात्रा कर इस उम्र के पड़ाव पर यहाँ इटावा आए, क्योंकि उनकी मोहब्बत हमारे पिता से, हमारे इस कार्यक्रम से जाने कितने दशकों से चली आ रही है। परम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मंच पर आसीन और आज के सम्मानित अलंकृत बंधुगण, देवियों और सज्जनों, मेरे पिताश्री ने जिस उद्देश्य से इस न्यास की कल्पना की, उस उद्देश्य की पूर्ति आज हम सब इस प्रांगण में पूरी तरह से पा रहे हैं और कितने हर्षित होंगे जहां भी वो होंगे। मैं कुछ पंक्तियां उनकी स्मृति में और उनके यहाँ उपस्थिति को दर्ज कराते हुए आप तक पहुंचाता हूं। समय के उत्तरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। हौले हौले पांव हिलाओ, हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। तुम देखोगी इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे, तुम देखोगी इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे। उनको क्या मालूम निरूपति इस सिकता पर क्या बीती,
उनको क्या मालूम निरूपति इस सिकता पर क्या बीती, वे आए तो यहाँ शंख सीपियां उठाने आएंगे। फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि न उलझा लेना तुम, अनगित झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे, अनगित झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। और रह रह कर आंखों में चुपती है पथ की निर्जल दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे, हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरों ने टूटेगा। इस असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे, एक इतिहास नहीं रच पाए इस पीड़ा में देहत है, इस पीड़ा में देखत है। अब वो घटाएं पकड़ेंगे, इसी मुहाने आएंगे। सूर्यकांत जी, श्री पंकज मित्तल जी न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय, श्री सुधीर अग्रवाल जी संरक्षक न्यास, श्री अशोक कुमार जी उपाध्यक्ष न्यास, श्री ब्रिजराज सिंह जी एवं उपस्थित सभी अतिथिगण। इटावा हिंदी सेवा निधि का 33वां वार्षिक अधिवेशन एवं हिंदी सेवी सम्मान जो कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित है, न केवल साहित्यिक परंपरा का उत्सव है बल्कि यह हम सबको यह याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, यह हमारी चेतना, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्रीय चरित्र की आत्मा है। हिंदी को सिंचित करने में इटावा शहर की कुछ प्रमुख हस्तियों का विशेष योगदान रहा, जिसमें प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि देव, मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबारी कवि गंग, हिंदी को विचारों की भाषा में पिरोने वाले बाबू गुलाब राय, लिखे जो खत तुझे जैसे लोकप्रिय गीत लिखने वाले महान कवि गोपाल दास नीरज आदि शामिल हैं। इनके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन इटावा से संबंधित रहे। विश्व में अंग्रेजी और मंडारिन के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी दुनिया भर के 170 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है तथा भारत के बाहर यह 20 से अधिक देशों में बोली जाती है। यही कारण है कि वर्तमान में हिंदी अपने ज्ञान तंत्र के बल पर वैश्विक संवाद में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार है। आधुनिक विमर्श के अनुसार अंग्रेजी भाषा के प्रति शत्रुता का भाव नहीं, बल्कि हमें अपने भीतर उस अंधविश्वास को दूर करना है जो हमें ये बताता है कि हमारी भाषा, हमारा ज्ञान और हमारी संस्कृति हीन है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।